हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्जर, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। चैप्टर का नाम हमने सुना मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नोइंग कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। ठीक है, तो बात करते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। वर्ड क्या है? कॉर्पोरेट एंड रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट मतलब हम सबको पता है। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ? रीऑर्गेनाइज करना। ठीक है, यानी कि कंपनी क्या कर रही है? रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने ऑपरेशंस को, अपने प्रोसेसेस को। ठीक है, अपनी कुछ चीज़ों को रीऑर्गेनाइज कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीऑर्गेनाइज किस तरीके से? ठीक है, रीऑर्गेनाइज के बहुत सारे मतलब बन सकते हैं। राइट, तो किस तरीके का रीऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग? ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हो अपनी कंपनी को। आपने इंटर में पढ़ा होगा, जैसे कोई कंपनी है, राइट, कंपनी के कोई डेटर्स हैं, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कंपनी को? मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स हैं। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं? पैसा उधार दिया होता है उन्होंने कंपनी को। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी लॉस में चल रही है मान लो, ठीक है, उसको ज़रूरत है खुद को रीस्ट्रक्चर करने की। कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर तभी करेगी जब उसको इस चीज़ की नीड होगी। राइट, अब कंपनी खुद को रीस्ट्रक्चर कर रही है, तो डिबेंचर होल्डर्स बोलते थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो टोटल डिबेंचर्स आपने हमको इशू किए थे ऑफ वैल्यू 1 लाख, जिसको कि आपने बोला था कि हम रिडीम करेंगे एट 1,10,000, आप एक काम करो, आप हमें सिर्फ हमारे ये 1 लाख रुपीज़ वापस कर दो। जो 10,000 रुपये का प्रीमियम अमाउंट था वो आप रहने दो, यानी उसको हम वेव ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने सुनी होगी। सिमिलरली क्रेडिटर्स होते थे। ठीक है, वो क्रेडिटर्स बोलते थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने हमसे लोन लिया हुआ है ऑफ सम अमाउंट, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ट्रेड क्रेडिट आपने लिया हुआ है। ठीक है, वो जो ट्रेड क्रेडिट है वो कह रहे हैं ठीक है, आपको हमें देने थे 1,50,000, बट आप एक काम करो, आप 1,25,000 में नेट सेटलमेंट कर लो, बात ख़त्म। ठीक है, हमारी पूरी लाइबिलिटी वेव ऑफ हो जाएगी, आप 1,25,000 हमें दे दो। ठीक है, डेटर्स भी सेम चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेटर्स कौन होते हैं? देनदार। ठीक है, वो कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उन्होंने कंपनी से लोन लिया हुआ है या क्रेडिट लिया हुआ है। ठीक है, अब वो क्या बोलेंगे कि हमें आपको पैसे देने थे, आप थोड़े से कम पैसे ले लो। ठीक है ना, हम आपको पैसा आज ही दे देते हैं। आपने हमें, मान लीजिए कंपनी ने डेटर्स को 6 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ था। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं है, हम आपको आज ही पैसा वापस कर देते हैं, बट हमें देने थे 1,10,000, हम आपको 90,000 रुपीज़ दे देते हैं आज की डेट में। ठीक है, अब जो डिबेंचर होल्डर्स वेव ऑफ कर रहे थे, जो हमारे क्रेडिटर्स वेव ऑफ कर रहे थे, वो तो हमारे लिए बेनिफिट है, वो तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ ना। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी कम पे सेट ऑफ हो रही है। राइट, लेकिन ये जो हमारे डेटर्स हैं, अब ये हमें कम पैसा वापस कर रहे हैं। ठीक है, डेटर्स हमारा असेट है, असेट कम पे रियलाइज़ हो रहा है, दिस मीन्स हमारा लॉस है। ठीक है, ये क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कर रही है? अपने डिबेंचर होल्डर्स को जो लाइबिलिटी है वो सेट ऑफ कर रही है, क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी सेट ऑफ कर रही है कम पे। ठीक है, डेटर्स से थोड़ा कम पैसा लेके, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन चल रही है ऑफ द कंपनी, जिसमें कि आपने ये भी पढ़ा होगा इंटर में कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं कि आपका जो शेयर था वो पहले, ठीक है, पहले कितना था? मान लीजिए 10 रुपीज़ पर शेयर
पहले था इक्विटी शेयर, ठीक है, ऑफ द कंपनी। नाउ वो कह रहे हैं हम इसको स्प्लिट अप कर रहे हैं और अब शेयर का जो नया प्राइस रहेगा वो रहेगा ₹8। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये भी क्या है, कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। और क्या हो सकता है, कंपनी बायबैक करती है अपने शेयर्स, करती है ना बायबैक, बोनस भी इशू करती है। ठीक है, बायबैक एंड बोनस बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि बायबैक क्या होता है, बोनस क्या होता है, ये चीज़ आपको पता है। ये दोनों भी किस में काउंट होते हैं, एज अ कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, चलिए एक बात और आई, अब हमें समझ में आया कि कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कंपनी रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने ऑपरेशंस को। ठीक है, क्या कर रही है, क्रेडिटर्स थोड़े कम पे सेट ऑफ हो रहे हैं, कोई बात नहीं, डेटर्स कम पे सेट ऑफ हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, या फिर बोनस इशू लेके आ रही है, बायबैक कर रही है, स्प्लिट अप कर रही है स्टॉक। ठीक है, वो सब किस में काउंट हुआ, कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में, राइट, उसी में काउंट हो रहा है। पॉइंट क्या है कि मर्जर और एक्विजिशन क्या कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है, आंसर इज यस। ठीक है, आप अपनी कंपनी को, ठीक है, जब किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो या आप कोई और कंपनी एक्वायर कर रहे हो तो भी तो रीस्ट्रक्चरिंग ही हो रही है, तो भी तो रीस्ट्रक्चरिंग ही हो रही है। चाहे आप क्या कर रहे हो, देखो मर्जर का मतलब क्या हुआ, ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। ठीक है, ए और बी लिमिटेड दोनों मिले एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी कॉल्ड सी लिमिटेड। ठीक है, यानी ए लिमिटेड क्या हो गई, ओल्ड कंपनी, बी लिमिटेड क्या हो गई, ओल्ड कंपनी, सी लिमिटेड विल बी दी न्यू कंपनी। ठीक है, ये तो हो गया, मर्ज हो गई, दोनों कंपनी आपस में मिल गई एंड नई कंपनी उन्होंने फॉर्म कर ली। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, देयर इज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया। ठीक है, क्या किया, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड जाके इसमें मर्ज हो जाएगी। ठीक है, न्यू कंपनी नहीं फॉर्म हुई, पुरानी ही कंपनी कंटिन्यू कर रही है, बस क्या हुआ, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज कर लिया। ठीक है, इस केस में अब ए लिमिटेड जो है उसको क्या बोलें, अब जैसे मर्जर वाला केस था तो मैं ए लिमिटेड को बोल रही थी दिस इज़ दी ओल्ड कंपनी, बी लिमिटेड इज़ दी ओल्ड कंपनी एंड सी लिमिटेड इज़ दी न्यू कंपनी। ठीक है, इस केस में अब मैं ए लिमिटेड को ओल्ड बोलूँ, न्यू बोलूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि ये तो ओल्ड भी नहीं है, न्यू भी नहीं है, ये तो कंटिन्यू ही कर रही है। जब कंटिन्यू कर रही है तो ये ओल्ड भी नहीं हो सकती, न्यू भी नहीं हो सकती, राइट। बी लिमिटेड को ओल्ड बोलूँगी तो ये तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ओल्ड भी नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे। देखो ए लिमिटेड ने क्या किया है, बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, दिस मीन्स दिस इज दी एक्वायरर कंपनी। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे इसे हम, परचेजिंग कंपनी। ठीक है, एक्वायरर मीन्स एक्वायर करने वाला, परचेजिंग मीन्स परचेज करने वाला, यानी कि एक्वायरर कंपनी विल बी ए लिमिटेड, परचेजिंग कंपनी विल बी ए लिमिटेड। ये जो बी लिमिटेड है ये क्या बनेगी, ये क्या था, एक्वायरर था जिसने एक्वायर किया था, तो दूसरी कंपनी क्या बनेगी, एक्वायरी कंपनी। ठीक है, ये क्या थी, परचेजिंग कंपनी थी, परचेजिंग कंपनी थी, राइट, तो ये क्या बनेगी, सेलिंग। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने एक्वायर किया, दिस मीन्स ए लिमिटेड का टारगेट था बी लिमिटेड। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं टारगेट कंपनी। ठीक है, जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे होते हैं, जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, टारगेट कंपनी। ठीक है, तो यूजुअली जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो क्या होती है, ए लिमिटेड यानी कि जो एक्वायरर कंपनी है, परचेजिंग कंपनी है, उसके लिए ज़्यादातर आपको टर्म मिलेगी एक्वायरर कंपनी। ठीक है, और बी लिमिटेड के लिए मोस्टली आपको जो टर्म यूज्ड मिलेगी वो मिलेगी टारगेट कंपनी।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ए लिमिटेड एक्वायरर कंपनी है क्योंकि वो एक्वायर कर रही है, बी लिमिटेड एक्वायरी है क्योंकि वो एक्वायर हो रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि अभी फ़िलहाल के लिए हमने क्या डिस्कस किया कि एक्चुअली में जो चैप्टर है मर्जर, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब मर्जर के साथ आपने एक वर्ड यूजुअली और भी सुना होगा विच इज़ रिवर्स मर्जर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि मर्जर क्या होता है, एक्विजिशन क्या होती है। ठीक है, अब आप देखो एक्विजिशन इज़ द टाइप ऑफ मर्जर। ठीक है, कंपनीज मर्ज ही हो रही हैं, आपस में मिल ही रही हैं, बट तरीका अलग है। ठीक है, दो कंपनी मिल के न्यू कंपनी फॉर्म कर रही हैं और एक्विजिशन में क्या हो रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है। एक्विजिशन इज़ अ टाइप ऑफ मर्जर ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स मर्जर की। एक्विजिशन में हो क्या रहा था, ए लिमिटेड एक्वायर कर रही थी बी लिमिटेड को। ठीक है, तो हमारा एक बेसिक सा परसेप्शन बन जाएगा कि ऑफ कोर्स ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को परचेज कर रही है तो जो ए लिमिटेड है दैट विल बी दी सुपीरियर कंपनी। ठीक है, वो एक बड़ी कंपनी होगी, लार्जर कंपनी होगी जो कि एक्वायर कर रही है बी लिमिटेड को, क्योंकि बी लिमिटेड को स्मॉलर कंपनी होगी। ठीक है, वीकर होगी मे बी, इसलिए ए लिमिटेड एक्वायर कर रही होगी बी लिमिटेड को। यही बेसिक परसेप्शन बनता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है दिस क्लियरली मीन्स कि वो कंपनी बड़ी होगी, तभी वो अपने से छोटी कंपनी को परचेज कर रही होगी, राइट। बट रिवर्स मर्जर में क्या होता है, ऐसा होगा कि ए लिमिटेड एक लार्जर कंपनी होगी, ठीक है, बी लिमिटेड एक स्मॉलर कंपनी होगी, लेकिन फिर भी बी लिमिटेड परचेज कर रही होगी ए लिमिटेड को। ठीक है, यानी कि ये जो स्मॉलर कंपनी है ये अपने से लार्जर कंपनी को परचेज कर रही होगी। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप सोचोगे कि स्मॉलर कंपनी है और फिर भी बड़ी कंपनी को परचेज कर रही है। ऐसा हो सकता है कि बी लिमिटेड एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, और ए लिमिटेड जो है वो कंसिस्टेंटली लॉस कर रही होगी। ठीक है, भले ही वो कंपनी एक लार्जर कंपनी है और बी लिमिटेड एक स्मॉलर कंपनी है, स्टिल बी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ए लिमिटेड लॉस में चल रही है। इसलिए ये जो मर्जर है ये हो रहा है कि बी लिमिटेड परचेज कर रही है ए लिमिटेड को। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स मर्जर बोलेंगे, क्योंकि एक स्मॉलर कंपनी परचेज करेगी लार्जर कंपनी को। ठीक है, तो जो हमारी कैलकुलेशंस है फिर अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, वो कैसे होती है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट क्या है, रिवर्स मर्जर जो है वो हमें समझ में आना चाहिए कि मर्जर में क्या होता है, यूजुअली एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेज़ करती है, बट रिवर्स मर्जर में एक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को परचेज़ करेगी। ठीक है, एफआर जिन्होंने पढ़ लिया होगा पहले उन्हें पता होगा कि रिवर्स मर्जर की क्या बात है, रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, उनको तो ये चीज़ समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, बट नहीं पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये हमने डिस्कस कर लिया मर्जर, एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑल्सो दी रिवर्स मर्जर। अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेशियो के बारे में। ठीक है, एक्सचेंज रेशियो आप ऑलरेडी बहुत जगह पढ़ चुके होंगे कि एक्सचेंज रेशियो का क्या मतलब होता है। एक्सचेंज रेशियो का मतलब सिंपल सा एक बार बता देती हूँ। मान लीजिए ए लिमिटेड है एंड नाउ ए लिमिटेड इज़ परचेजिंग बी लिमिटेड। ठीक है, अब ये जब बी लिमिटेड को परचेज़ करेगी तो कैसे परचेज़ करेगी, कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी पड़ेगी। किस फॉर्म में पेमेंट हो सकती है, या तो ए लिमिटेड क्या करेगी, कैश दे देगी बी को, ठीक है, या फिर क्या करेगी, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स होंगे, बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स होंगे, ए लिमिटेड उन्हें अपनी कंपनी का शेयर इशू कर देगी। हो सकता है, ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो क्या होगा, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज़ कर रही है तो या तो वो कैश देगी, ठीक है, कि ये रहे तुम्हारे पैसे, नाउ बी लिमिटेड को मैंने परचेज़ कर लिया। ठीक है, या फिर क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, ए लिमिटेड बोलेगी ठीक है मैं बी लिमिटेड तुम्हें ख़रीदना चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँगी, कैश नहीं दूँगी,
तुम्हारे जो शेयर होल्डर्स हैं मैं उन्हें अपनी कंपनी का शेयर दे देती हूँ, ठीक है। पहले उनके पास तुम्हारी कंपनी का शेयर था, अब तुम्हारी कंपनी को मैं परचेज़ कर रही हूँ तो वो तो कंपनी एग्जिस्ट करेगी नहीं, तो मैं तुम्हारे शेयर होल्डर्स को जो मेरी कंपनी है जिसमें कि तुम्हारी कंपनी मर्ज हो रही है उसका शेयर दे देती हूँ, ठीक है। अब ये जो ए लिमिटेड है ये बी लिमिटेड को जो शेयर्स इशू करेगी वो किसी ना किसी रेशियो में इशू करेगी, ठीक है। मान लीजिए वो बोल रहा है कि मैं आपको शेयर इशू करूँगा विद द रेशियो 1:2, ठीक है। यानी ए लिमिटेड क्या करेगा, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगा इन दिस रेशियो, ठीक है। अब ये रेशियो में पढ़नी आती है, क्या मतलब होता है इसका, 1:2 हेल्ड, यानी एक शेयर मिलेगा अगर आपके पास बी लिमिटेड के 2 शेयर्स थे, ठीक है। ये एक शेयर मिलेगा ए लिमिटेड का अगर आपके पास 2 शेयर्स थे ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। यही मतलब है इसका। नाउ पॉइंट क्या है, ये क्या बना, एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। क्या हो रहा है, बी लिमिटेड अपने आप को बेच रही है टू ए लिमिटेड और ए लिमिटेड इसके बदले में 1:2 रेशियो में अपने शेयर्स इशू कर रहा है टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, एक्सचेंज रेशियो बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक्सचेंज रेशियोज तो हमें रीड करने आते ही हैं। अगर लिखा है 4:5 तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर्स हैं तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 4 शेयर्स मिलेंगे अगर आपके पास ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं, ठीक है। ये 4 शेयर्स किसके मिलेंगे, ए लिमिटेड के, ठीक है। और ये 5 शेयर्स किस में होने चाहिए, बी लिमिटेड में, करेक्ट है। एक्सचेंज रेशियो रीड करना आ गया, एक्सचेंज रेशियो होती क्या है वो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर कंपनी एक्सचेंज कर भी रही है, ठीक है, यानी परचेज़ कर रही है किसी और कंपनी को, उसके शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू कर भी रही है, तो किस रेशियो पे इशू करें, ठीक है। आप सीए बनोगे, आपसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि एक्सचेंज रेशियो का क्या मतलब बनता है, ठीक है। यही पूछेगा ना कि एक्सचेंज रेशियो कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है ना, किस बेस पर डिसाइड की जानी चाहिए, यही पूछेंगे। तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेशियो क्या है वो समझ में आया। पॉइंट क्या है कि एक्सचेंज रेशियो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड हो सकती है, ठीक है ना। मतलब एक कंपनी के लिए कुछ और बेस भी हो सकता है कि हम इस बेस पे डिसाइड करेंगे कि एक्सचेंज रेशियो क्या है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। जैसे कि मैंने ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। यानी कि क्या हो सकता है, देखो मान लीजिए कोई एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, ये परचेज़ कर रही है बी लिमिटेड को, राइट। इसका अपना कुछ मार्केट प्राइस चल रहा होगा ऑफ दी शेयर और बी लिमिटेड का भी कुछ अपना मार्केट प्राइस चल रहा होगा। मान लीजिए मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 200 का एंड बी लिमिटेड का चल रहा है ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है, पर शेयर, ठीक है। ए लिमिटेड का कुछ अर्निंग्स पर शेयर भी चल रहा होगा। ये सब कुछ मैं पर शेयर का अमाउंट लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप वही अज्यूम करके चलना। अर्निंग्स पर शेयर मान लीजिए ए लिमिटेड की है ₹5 एंड बी लिमिटेड की जो अर्निंग्स पर शेयर हैं वो हैं ₹1, ठीक है। चलिए, कुछ ना कुछ बुक वैल्यू भी होगी शेयर्स की। मान लीजिए बुक वैल्यू पर शेयर चल रही है ए लिमिटेड के लिए ऑफ ₹150, ठीक है, और बी लिमिटेड के लिए जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो है ₹30, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि बी लिमिटेड एक छोटी कंपनी है, राइट, ए लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और ए लिमिटेड ही बी लिमिटेड को परचेज़ कर रही है। तो ये रिवर्स मर्जर का केस तो नहीं है, ये तो नॉर्मल मर्जर हो रहा है, तो इसमें रिवर्स मर्जर जैसी तो कोई बात है नहीं, ठीक है। यानी इसे नॉर्मली ही देखना है हमें, इट इज़ अ सिंपल मर्जर। अब देखो क्या हो सकता है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज़ करने जा रहा है,
ठीक है। वो बी लिमिटेड को बोलता है आप 5 लाख रुपए लो और अपनी कंपनी मुझे बेच दो, ठीक है। तो ये 5 लाख तो क्या हो गया, कैश पेमेंट कर दी इसने। दिस इज़ द कैश ऑफर जो ए लिमिटेड दे रहा है बी लिमिटेड को, राइट। पॉइंट क्या है, इस केस में तो एक्सचेंज रेशियो की कोई बात ही नहीं बनेगी, क्योंकि एक्सचेंज मीन्स शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। कैश ऑफर के केस में तो एक्सचेंज की कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड ने क्या सोचा कि मैं बी लिमिटेड को मैं कोई भी कैश ऑफर नहीं कर रही, मैं क्या करूँगी, अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दूँगी टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू कर देगी, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बी लिमिटेड की जो पर शेयर वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ए, ठीक है। अगर बी लिमिटेड का कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, उसको मैं ए लिमिटेड के शेयर्स अगर दे दूँ, ठीक है, मान लीजिए बी लिमिटेड में एक शेयर होल्डर है जिसके पास कि एक शेयर था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए लिमिटेड क्या कर रही है, बी लिमिटेड को परचेज़ कर रही है, और जो ये बी लिमिटेड का एक शेयर होल्डर है इसे ए लिमिटेड का एक शेयर दे रही है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो एक शेयर होल्डर है ना, पहले जब मर्जर नहीं हुआ था तो ये बी लिमिटेड का शेयर होल्डर था, राइट। मार्केट प्राइस क्या था इसके पास, जो शेयर था उसका 100, अर्निंग कितनी चल रही थी पर शेयर, ₹1, बुक वैल्यू कितनी थी, ₹30, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो अपने घर बैठा हुआ है आराम से, ए लिमिटेड आई बी लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, ठीक है। और बैठे बिठाए क्या हुआ कि ये जो एक शेयर होल्डर है उसे शेयर मिल गया ए लिमिटेड का, क्योंकि बी लिमिटेड तो अब एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। तो ये शेयर तो गया, लेकिन इसी शेयर होल्डर को शेयर मिल गया ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। अब बैठे बिठाए देखो, मार्केट प्राइस पहले 100 था, इसे शेयर मिल गया विथ 200 का मार्केट प्राइस, ठीक है। अर्निंग पर शेयर पहले ₹1 थी, ₹5 वाली जो अर्निंग्स वाला जो शेयर है वो इसको रिसीव हो गया, ठीक है। पहले बुक वैल्यू थी जो बी लिमिटेड का शेयर था इसके पास, तब चल रही थी ₹30 की, ठीक है। अब इसे एक शेयर मिला जिसकी की बुक वैल्यू पर शेयर ₹150 है, ठीक है। तो ए लिमिटेड बेवकूफ़ हुई जिसने कि बी लिमिटेड के एक शेयर होल्डर को अपना शेयर इशू कर दिया, वो भी पूरा का पूरा एक ही शेयर दे दिया, एक शेयर के बदले एक शेयर दे दिया, ठीक है। और बैठे बिठाए उसकी जो ये एट्रीब्यूट्स थे जिनकी वैल्यू बहुत कम थी, ठीक है, वो बैठे बिठाए इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो ए लिमिटेड बेवकूफ़ है, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए था, आप बोलोगे कि ठीक है, अगर वो एक लिमिटेड का शेयर दे भी रहा है बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को, तो उसे एटलीस्ट इतना ही देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। अपने मार्केट प्राइस के हिसाब से, अपनी अर्निंग्स के हिसाब से, अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से, वो जितना डिज़र्व करते हैं उन्हें उतनी ही पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यही बोलोगे। क्योंकि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को अगर एक शेयर के बदले एक ही शेयर दे रहा है, तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बैठे बैठा उसकी वो एक शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। वो डिज़र्व ही नहीं करता उतना। वो एक शेयर आपको दे रहा है, वो एक शेयर आपको दे रहा है हैविंग दीज वैल्यूज़, ठीक है, और आप उसको जो शेयर दे रहे हो इन वैल्यूज़ का दे रहे हो, ठीक है। तो ए लिमिटेड क्या कर रही है, गलती कर रही है एक शेयर के बदले एक शेयर देके, ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, जितना बी लिमिटेड का वो शेयर होल्डर डिज़र्व करता है अपने पहले जो मतलब प्री मर्जर के हिसाब से जो एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, उस हिसाब से जितना वो डिज़र्व करता है उसको उतनी ही पेमेंट होनी चाहिए थी, उतना ही शेयर उसको इशू होना चाहिए था, ठीक है। अब ए लिमिटेड क्या बोलती है, ठीक है, ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगी, वो आपको रीच आउट कर रही है, वो बोलती है ठीक है मुझे बताओ कितना डिज़र्व करते हैं ये, ठीक है। अब इसको एक शेयर के बदले कितने शेयर इशू करूं अपनी कंपनी के, ठीक है। अब इसने आपसे पूछा, अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे देखो
बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस है 100 का, आपकी कंपनी का मार्केट प्राइस है 200, ठीक है। तो अगर आप बी लिमिटेड के एक शेयर होल्डर को शेयर इशू करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इशू करो। देखो, उसकी वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, उसकी शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है 100, आपके शेयर की मार्केट प्राइस कितना है 200, ठीक है। तो आप उसको 1:2 रेशियो में ही शेयर इशू करो, ठीक है। 1:2 से क्या होगा, आप देखो 1:2 का मतलब क्या बना, 1 for 2 held, ठीक है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.5 for 1 held, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है ऑफ बी लिमिटेड तो आपको ए लिमिटेड में आधा शेयर मिलेगा, ठीक है। आधा शेयर नहीं मिलता है, मैं बस बता रही हूँ आपको कि एक शेयर के बदले आपको 0.5 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखो, अब कोई शेयर होल्डर था बी लिमिटेड का जिसके पास की एक शेयर था, ठीक है। अब उस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी 100 की, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज़ किया और इस शेयर होल्डर को इशू किया ए लिमिटेड का शेयर, ठीक है। ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना है शेयर का 200, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, बी लिमिटेड में इसके पास एक शेयर था, ए लिमिटेड में इसके पास 0.5 ही शेयर है, यानी वैल्यू कितनी हो गई ₹100। क्या ये दोनों पैरिटी पे आ गए अमाउंट, आंसर इज यस, ठीक है। अब मैं इसको अगर 0.5 शेयर्स दे रही हूँ ऑफ ए लिमिटेड, अब ठीक है, ठीक है, क्योंकि बी लिमिटेड में भी इसके शेयर की वैल्यू 100 ही थी और अभी भी इसके शेयर की वैल्यू कितनी है 100 ही है, ठीक है। भले ही ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस 200 रुपये का है, बट क्योंकि इसके पास पूरा का पूरा एक शेयर ही नहीं है, इसके पास 0.5 शेयर है, अब बात बराबर है, ठीक है। इसके जो शेयर की वैल्यू है एटलीस्ट वो 100 ही है, पहले भी 100 ही थी। अब आप क्या बोलोगे, ये तो हुआ ही मार्केट प्राइस की बात, कि अगर मार्केट प्राइस के बेस पे डिसाइड करना है कि कितने शेयर्स इशू करने हैं तो हमने क्या किया, हमने लिया मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द एक्वायरर कंपनी, ठीक है। अब यही डिनोमिनेटर में क्यों आया, ये न्यूमरेटर में क्यों आया, ये बात डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक्सचेंज रेशियो किस तरीके से मेंशन होता है, 1 for 2 held, ठीक है। ये एक शेयर किसका है, एक्वायरर कंपनी का, ठीक है। और ये 2 शेयर्स किसके हैं, टारगेट कंपनी के, ठीक है। ये जो 2 हेल्ड हैं दिस इज़ फॉर द टारगेट कंपनी, ये जो 1 शेयर इसको मिलेगा ये मिलेगा ऑफ द एक्वायरर कंपनी, राइट। पॉइंट क्या है, टारगेट कंपनी में कितने शेयर्स होने चाहिए ये डिसाइड करने के लिए आपको जो एट्रीब्यूट लेना है वो लेना पड़ेगा एक्वायरर कंपनी का, ठीक है। और एक्वायरर कंपनी के कितने शेयर टारगेट कंपनी डिज़र्व करती है, टारगेट कंपनी डिज़र्व करती है, उसके लिए आप टारगेट कंपनी का एट्रीब्यूट कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, कितने शेयर्स होने चाहिए पुरानी कंपनी में, ठीक है, जिस कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं उसमें कितने आपके पास शेयर्स होने चाहिए ये डिसाइड करने के लिए एक्वायरर कंपनी अपना एट्रीब्यूट देखेगी, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में एक्वायरर कंपनी का एट्रीब्यूट आएगा और न्यूमरेटर में टारगेट कंपनी का आएगा। देखो, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो क्या होगा, 200 है एक्वायरर कंपनी का MPS, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड 100 है फॉर टारगेट कंपनी, ठीक है। रेशियो क्या बना 2:1। नाउ आप क्या कर रहे हो, 2 for 1 हेल्ड दे रहे हो, ठीक है, यानी कि 2 शेयर इशू कर रहे हो अगर एक शेयर है ऑलरेडी आपके पास ऑफ द कंपनी बी लिमिटेड, ठीक है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। एक शेयर है, इतनी कम प्राइस के वो शेयर्स हैं, ठीक है, उसके बदले एक भी देना, एक
ए लिमिटेड का शेयर देना भी गलत है, आप कह रहे हो 2 दे दो, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। बेसिकली क्या होता है, जब आप एक रेशियो डिसाइड कर रहे हो तो आप रेशियो एक दूसरे के हिसाब से डिसाइड करोगे, ठीक है। जब आप रेशियो लिख रहे हो 4:6, ठीक है, तो ये 6 शेयर होने चाहिए किसके, बी लिमिटेड के, ठीक है। ये 4 शेयर किसके मिलेंगे, ए लिमिटेड के। अब पॉइंट क्या है, ये 4 ए लिमिटेड के मिलेंगे, ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि टारगेट कंपनी कितना डिज़र्व करती है, ठीक है। तो आप टारगेट कंपनी लिखोगे ना यहाँ पे, ठीक है। और ये 6 शेयर्स बी लिमिटेड में होने चाहिए आपके, ये डिसाइड कैसे होगा कि एक्वायरर कंपनी की कितनी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्वायरर कंपनी आएगी, ठीक। ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको जो जब भी आपको एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करना है तो आपको टारगेट कंपनी का जो एट्रीब्यूट है वो रखना है न्यूमरेटर में, और जो एक्वायरर कंपनी है उसका एट्रीब्यूट रखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब बात क्या हुई, मार्केट प्राइस के बेस पे मैंने आपको बताया कि रेशियो होना चाहिए आपका 1:2, ठीक है। अब आपने बोला देखो अर्निंग्स देखो हमारी, ठीक है, बी लिमिटेड की अर्निंग थी ₹1 की, हमारी अर्निंग है ₹5 की पर शेयर, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे भी रही हूँ, ठीक है, ए लिमिटेड बोलती है आपको कि अगर मैं इसके 2 शेयर के बदले अपना 1 शेयर दे भी रही हूँ तो भी देखो इसके जो 2 शेयर वाला बंदा था उसकी अर्निंग्स कितनी है 1:2, यानी कि ₹2 की अर्निंग्स है, ठीक है। और मैं उसको अपना 1 शेयर दे रही हूँ, ठीक है, 1 शेयर दे रहे हैं, तो उसकी अर्निंग कितनी हो गई ₹5, यानी अभी भी ये पैरिटी पे नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मार्केट प्राइस छोड़ो, आप अर्निंग्स के बेस पे मुझे रेशियो बताओ, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, रेशियो ही तो बताना है, अर्निंग पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी, ठीक है, बन गया रेशियो। ईपीएस कितना है टारगेट कंपनी का 1, एक्वायरर कंपनी का है ₹5, यानी कि 1:5 का रेशियो हो गया, यानी कि आपको 1 शेयर मिलेगा फॉर 5 हेल्ड इन बी लिमिटेड, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, वो कह रहा है अर्निंग्स भी ठीक है, आपने अर्निंग्स के बेस पे मुझे रेशियो बताया। अब मुझे एक बार ये भी कंफर्म कर दो कि अगर मैं बुक वैल्यू के बेस पे एक्सचेंज रेशियो डिसाइड करूं तो एक्सचेंज रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, एक्सचेंज रेशियो बताना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। कैसे बताओगे, बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ द एक्वायरर कंपनी। बहुत इजी है, टारगेट कंपनी का क्या था, बुक वैल्यू पर शेयर ₹30 का था, 150 का था, कितना हो गया 1:5, ठीक है, यानी 1 for 5 हेल्ड। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या सोचो कि देखो मार्केट प्राइस के हिसाब से 1:2 का रेशियो आ रहा था, बट ईपीएस और बीवीपीएस के बेस पे अगर हमने देखा तो हमारा जो एक्सचेंज रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:5। तो कंपनी ये भी सोच सकती है कि हम तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से चलते हैं, 1:5 का रेशियो रख लेते हैं, ठीक है। या फिर वो ये सोच सकती है कि हम बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से चलते हैं और 1:5 रख लेते हैं। या वो इन दोनों को इग्नोर करके ये भी सोच सकती है कि भाई नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो मार्केट प्राइस के हिसाब से ही शेयर्स इशू करेंगे, वो 1:2 का रेशियो भी डिसाइड कर सकती है, ठीक। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक कंपनी है वो सोच रही है कि मुझे जब ये 3 एट्रीब्यूट्स मेरे पास हैं अवेलेबल कि मैं मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ, मैं अर्निंग पर शेयर के हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से डिसाइड कर सकती हूँ, तो मेरे पास जब 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं सिर्फ एक को कंसिडर क्यों करूँ, मैं तो सबको कंसिडर करूँगी, ठीक है। अब वो चाह रही है कि आप ये तीनों ही वैल्यूज़ को, जो तीनों ही आपके पास एक्सचेंज रेशियोज़ आए हैं, आप इन तीनों ही एक्सचेंज रेशियोज़ को कंसिडर करो, ठीक है। यानी कि अब वो क्या बोल सकता है
ये भी हो सकता है आपके पास कि आपको वेट्स दे देंगे वो, ठीक है, कि मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर एंड BVPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर, तीनों को ही आप एक वेटेज दो, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि कोई कंपनी आपको बोल सकती है कि मेरा जो मेन कंसर्न है इट इज़ अर्निंग पर शेयर, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अर्निंग के बेस पे ही डिसाइड हो कि क्या एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए, बट क्योंकि मेरे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं तीनों को ही कंसिडर करना चाह रही हूँ, बट मेन कंसर्न है अर्निंग पर शेयर। तो आप क्या करो, 50% वेटेज दो टू अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और वो आपको क्या बोलती है कि मुझे MPS से और बुक वैल्यू पर शेयर से ज़्यादा ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। आप क्या करो, आप अर्निंग पर शेयर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहो, वेटेज दो उसको 50% की, बाकी दोनों को आप 25% आप वेटेज दे दो, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जैसे आपने मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से निकाला क्या चीज़, एक्सचेंज रेशियो, आपने EPS के हिसाब से निकाला एक्सचेंज रेशियो, एक आपने निकाला BVPS के हिसाब से एक्सचेंज रेशियो, कितना कितना आ रहा था वही लिख देते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर के हिसाब से हमारा एक्सचेंज रेशियो आ रहा था 1:2 का, 1:5 का एंड 1:5 का, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तीनों ही एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जो भी एक्सचेंज रेशियो बन रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। लास्टली आपको इन रेशियोज को वेटेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सिंपल, कुछ इसमें इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको वेट्स प्रोवाइड करने हैं। इससे होगा क्या कि आप तीनों ही जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके हिसाब से अपना एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आप 50% वेटेज दे रहे हो EPS को, वो कंपनी की अपनी सोच है, ठीक है, वो अपने हिसाब से उसने डिसाइड किया है कि उसे अर्निंग पर शेयर को ज़्यादा वेटेज देनी है, बुक वैल्यू पर शेयर को थोड़ी कम वेटेज देनी है, अब वो उसके ऊपर है। बट पॉइंट क्या है कि तीनों ही एट्रीब्यूट्स कंसिडर हो गए, वेटेज चाहे उन्होंने कुछ भी दी हो, ठीक है ना। यानी कि एक्सचेंज रेशियो जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो वो एक्सचेंज रेशियो 3 बेस पे डिसाइड हो सकती है। फर्स्ट इज़ मार्केट प्राइस पर शेयर, second is earning per share, and third one is book value per share, and the fourth one is the combination of all the three having some weights, ठीक है। इक्वल भी बोल सकता है वो कि आप इक्वल वेटेज दो सबको, वो कर लेना। फिर चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस क्या होगा। पॉइंट क्या है, देखिए हमने क्या सीखा अभी, एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से डिसाइड होता है, मार्केट प्राइस के बेस पे भी डिसाइड हो सकता है, अर्निंग के बेस पे भी डिसाइड हो सकता है, ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर के बेस पे भी डिसाइड हो सकता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पोस्ट मर्जर यानी आफ्टर द मर्जर हैज़ टेकन प्लेस, उसके बाद आपका क्या मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया है, क्या अर्निंग्स हो गई हैं, क्या बुक वैल्यू हो गई है, मतलब न्यू बुक वैल्यूज़, न्यू मार्केट प्राइस, न्यू अर्निंग्स वो क्या हो गई हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, राइट। कैसे निकालोगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अर्निंग्स कितनी हो गई हैं आफ्टर द मर्जर, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, आप सोचोगे कि आफ्टर मर्जर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा होगा, देखो एक होगी हमारे पास A लिमिटेड, एक है हमारे पास B लिमिटेड, राइट। A लिमिटेड ने B लिमिटेड को परचेज़ किया, करेक्ट। EPS के बेस पे उन्होंने मान लीजिए कुछ भी अपना एक्सचेंज रेशियो रखा 1:2 का। सिंपल, पॉइंट क्या है, A लिमिटेड की अपनी कुछ अर्निंग्स होंगी, B लिमिटेड की अपनी कुछ अर्निंग्स होंगी बिफोर मर्जर। पूछा क्या है, आफ्टर मर्जर क्या अर्निंग्स हो गई हैं पर शेयर, ये पूछा है। आप ये चीज़ सोच सकते हो कि आफ्टर मर्जर पूछा है तो मुझे A लिमिटेड के लिए भी निकालनी है उसकी कितनी अर्निंग्स हो गई, B लिमिटेड के भी निकालनी है कि उसकी कितनी अर्निंग्स हो गई। पर पॉइंट क्या है कि A लिमिटेड ने B लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, राइट। तो अब B लिमिटेड तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है ना आफ्टर मर्जर, B लिमिटेड तो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट कौन सी कंपनी करती है, A लिमिटेड, राइट। B लिमिटेड तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है
आफ्टर द मर्जर हैड टेकन प्लेस, तो क्या हमें ज़रूरत है निकालने की अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर फॉर बी लिमिटेड? आंसर इज़ नो, हमें कोई पॉइंट ही नहीं है। वो तो जब मर्जर के बाद वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका अर्निंग पर शेयर पूछने का क्या मतलब बनता है? नहीं पूछा होगा। हमसे पूछा क्या होगा? ए लिमिटेड की अर्निंग्स पूछी होंगी आफ्टर द मर्जर हैड टेकन प्लेस। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, आप क्या बोलोगे? अर्निंग्स कितनी हो रही होंगी? ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब बी लिमिटेड के भी ऑपरेशंस चल ही रहे होंगे, ए लिमिटेड के भी ऑपरेशंस चल ही रहे होंगे। मान लीजिए ए लिमिटेड की अर्निंग्स थी 5 लाख की एंड बी लिमिटेड की अर्निंग्स थी 2,50,000 की, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों ही कंपनी आपस में मर्ज हो गई, ठीक है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज़ कर लिया। अब मर्जर के बाद ए लिमिटेड की जो अर्निंग्स पूछी गई हैं, क्या वो अर्निंग्स में बी लिमिटेड की अर्निंग्स भी इंक्लूड हो जाएंगी? आंसर इज़ यस, क्योंकि बी लिमिटेड के ऑपरेशंस तो कंटिन्यू होंगे ना। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को इसलिए तो नहीं ख़रीदा होगा कि बी लिमिटेड को बंद करके बस छोड़ना है। सिर्फ क्या किया होगा, बी लिमिटेड का जो बोर्ड लगा होगा ना बाहर, वो चेंज करके कर दिया होगा ए लिमिटेड, ठीक है। ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे होंगे, अर्निंग्स उसकी कंटिन्यू हो रही होंगी, ठीक है। यानी कि आफ्टर द मर्जर ए लिमिटेड की जो अर्निंग्स हैं उसमें बी लिमिटेड की अर्निंग्स भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। यानी कि अगर हमसे पूछा गया है कि आफ्टर मर्जर अर्निंग्स कितनी हैं, ठीक है, तो वो अर्निंग पहली चीज़ पूछी गई होगी ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। यानी कि 5 लाख रुपीज़ तो ए के ऑलरेडी उसके पास थे, मर्जर के बाद बी लिमिटेड भी काम कर रही है फॉर ए लिमिटेड, ठीक है। ऑपरेशंस कंटिन्यू हैं, अर्निंग्स उसको हो ही रही होंगी, तो ये जो अर्निंग्स हैं ऑफ 2,50,000 ये भी क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएंगी इन दिस, ठीक है। यानी टोटल अर्निंग्स हो जाएंगी 7,50,000 की आफ्टर दी मर्जर, किसमें? ए लिमिटेड में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, ये जो मर्जर हुआ, ठीक है, इस मर्जर की वजह से कुछ सिनर्जी बेनिफिट्स हैं जो कि जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ सिनर्जी बेनिफिट्स हैं जो कि जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। सिनर्जी बेनिफिट्स मतलब यानी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जब ये हो रहा है, जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज़ कर रही है, तो ऑफकोर्स ए लिमिटेड के माइंड में सिर्फ इतनी सी बात नहीं होगी कि ये जो बी लिमिटेड जो अर्न कर रही है 2,50,000, ये अर्निंग्स भी मुझे होने लगेंगी, ठीक है। ऑफकोर्स जब दो कंपनी आपस में मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ बेटर ही होगा, ठीक है। दोनों को मिला के कुछ ना कुछ बेटर ही होगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, सिनर्जी का बेनिफिट हो रहा है, दो कंपनी आपस में मिल गई, इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो सिनर्जी बेनिफिट क्या हो सकता है। पहली चीज़, मान लीजिए बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड की जो अर्निंग्स थी वो थी 5 लाख की, अभी मैंने बताया, ठीक है। बी लिमिटेड की थी 2,50,000 की। जब भी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज़ किया, ठीक है, जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज़ किया तो हुआ ये कि जो बी लिमिटेड है ना, ठीक है, उसके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी जिसकी वजह से कि प्रोडक्शन थोड़ा और बेटर हो सके, अर्निंग्स इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। बट ए लिमिटेड के पास जो मशीनरीज थी वो कुछ इस तरीके की थी कि वो उसने इंस्टॉल कर दी बी लिमिटेड में, और अब बी लिमिटेड की जो ऑपरेशंस हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, ठीक है। और होगा क्या उससे कि ये जो अर्निंग्स हो रही थी यूजुअली बी लिमिटेड को 2,50,000 की, अब वो अर्निंग्स इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, एक मशीनरी इंस्टॉल हो गई जिसकी वजह से कि ऑपरेशंस अच्छे हो गए, ठीक है, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई जनरेट करने की न्यू प्रोडक्ट्स को, और उसकी अर्निंग्स इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो होगा क्या कि सिर्फ जो ए लिमिटेड की पहले से अर्निंग्स थी, बी लिमिटेड की जो प्री मर्जर अर्निंग्स थी, वो दोनों सिर्फ कंबाइन नहीं होंगी। न्यू अर्निंग्स जब आप निकाल रहे हो आफ्टर द मर्जर, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ प्री मर्जर
जो ऑलरेडी अर्निंग्स हो रही थी वही कंटिन्यू करेंगी आफ्टर दी मर्जर, बस कंबाइंड हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दो कंपनीज आपस में कंबाइंड हुई हैं, तो अब क्या हो रहा होगा, एक सिनर्जी बेनिफिट जनरेट होगा, जिसकी वजह से कि अर्निंग्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो रही होंगी, जो प्री मर्जर थी उनको मिला के जो अमाउंट बन रहा है उससे ज़्यादा की अब अर्निंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो गई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्या होगा, देखो पहले इतना समझ लो कि मशीनरी की वजह से अब क्या हो जाएगा कि जो अर्निंग्स बी लिमिटेड को हो रही थी ऑफ 2,50,000, ठीक है, सिनर्जी की वजह से, यानी आपस में भी दोनों कंपनी मिल गई, इसे ये वाली मशीनरी मिल गई, या कोई प्रोसेस ऐसा था जो ए लिमिटेड के पास था, सीक्रेट प्रोसेस था, अब वो बी लिमिटेड में भी उसे ही अप्लाई करेगी, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या होगा, प्री मर्जर जो अर्निंग हो रही वो तो कंटिन्यू करेगी ही करेगी, ठीक है, यानी ये 2,50,000 तो होगा ही होगा, इसके ऊपर से 1,00,000 की अर्निंग और इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट सिनर्जी बेनिफिट, ठीक है। ये जो 1,00,000 है इसको हम बोलेंगे सिनर्जी का बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपनीज आपस में मिल गई, इसी वजह से बी लिमिटेड को ये मशीनरी का बेनिफिट मिला, इस प्रोसेस का बेनिफिट मिला, इसीलिए जो अर्निंग्स प्री मर्जर हो रही थी वो तो कंटिन्यू करेंगी, उसके अलावा भी 1,00,000 रुपए की और अर्निंग्स उसे हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दो कंपनीज आपस में मिल गई। दिस इज़ योर सिनर्जी का बेनिफिट। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई प्रोसेस है या मशीनरी है उसी का बेनिफिट हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बी लिमिटेड में कोई मैनेजमेंट ऐसी अच्छी नहीं थी जो कि डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि चीज़ें किस तरीके से फ़्लो करनी चाहिए, किस तरीके का प्रोसेस होना चाहिए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल कैसा होना चाहिए, कुछ चीज़ें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब जब ये दो कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, ठीक है, ये दो कंपनीज जब आपस में मर्ज हो गई तो अब क्या हुआ, ये जो ए लिमिटेड है इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, उन्हें डिसीजंस लेना आता है, उन्हें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से हमें कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड करने चाहिए जिससे कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो सके, टर्नओवर इंक्रीज़ हो सके, ठीक है ना। अब क्या होगा, बी लिमिटेड को ए लिमिटेड परचेज़ कर लेगी, ठीक है। अब ये जो मैनेजमेंट है ये बी लिमिटेड को भी ऑपरेट करेगी, राइट, उधर जो प्रोसेसेस ऑलरेडी चल रहे थे उसको भी ऑपरेट किया जाएगा बाय दी मैनेजमेंट, ठीक है। तो हो सकता है कि वो इतने अच्छे से मैनेज करें कि बी लिमिटेड की जो ऑलरेडी अर्निंग्स हो रही थी, ठीक है, उससे ज़्यादा अर्निंग्स होने लगे उसे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, सिनर्जी का बेनिफिट ही होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई हों। तो ये क्या हुआ हमारे पास कि अगर हमें अर्निंग्स निकालनी है आफ्टर द एक्विजिशन, ठीक है, तो हमें निकालनी किसकी अर्निंग्स है, ये समझ में आया कि हमें ए लिमिटेड की अर्निंग्स निकालनी है। अर्निंग्स निकलेगी कैसे, प्री मर्जर जो ए को अर्निंग हो रही थी, ठीक है, मान लीजिए, देखो पूरा ही लिख देती हूँ, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स निकालनी है आपको, ठीक है, निकलेगी कैसे, प्री मर्जर अर्निंग ऑफ ए लिमिटेड प्लस द प्री मर्जर अर्निंग्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि जो पहले चल रहा था उतनी अर्निंग्स तो कंटिन्यू करेंगी ही, सिंपली सिनर्जी का बेनिफिट और ऐड हो जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल पाएंगे कि पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कितनी हो रही होंगी, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में पोस्ट मर्जर अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी, राइट। अब ये तो मैंने बताया आपको कि टोटल अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी पोस्ट मर्जर। पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर अगर आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, टोटल अर्निंग्स ले लोगे, ठीक है, जो कि आपने अभी निकाली, टोटल अर्निंग्स कौन सी, पोस्ट मर्जर, ठीक है, अभी आपने ऊपर निकाली ना, प्री मर्जर वाली दोनों ऐड करी प्लस सिनर्जी का बेनिफिट ऐड किया, ठीक है, यानी टोटल अर्निंग्स आप ऐड करोगे। अर्निंग पर शेयर निकालनी है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा,
यही करना पड़ेगा। जब आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी होती थी तो आप क्या करते थे, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब आपको पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल अर्निंग्स लोगे जो पोस्ट मर्जर हो रही होगी, ठीक है, उसे डिवाइड करोगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स कौन से होंगे, मैंने अभी बताया पोस्ट मर्जर जो अर्निंग्स निकलेंगी वो निकलेंगी ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी किसके कंसिडर करने चाहिए, ए लिमिटेड के, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना कि ए लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं पोस्ट मर्जर वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब ए लिमिटेड बी लिमिटेड को परचेज कर रही है, ठीक है, बाय द इशू ऑफ द शेयर्स, ठीक है, क्योंकि कैश ऑफर तो नहीं कर रही, ठीक है, कैश ऑफर तो नहीं किया था, क्या किया था, शेयर्स इशू किए थे। तो जब ए लिमिटेड अपने शेयर्स इशू कर रही है टू बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स इन सम रेशियो, मे बी 1:2 का रेशियो, ठीक है, मान लो पहले शेयर्स थे ए लिमिटेड में 1 लाख के, बी लिमिटेड में भी शेयर्स थे मान लो 10,000 के, ठीक है। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज़ किया और बोला आई विल गिव यू दी 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड फॉर दी 2 हेल्ड इन बी लिमिटेड, ठीक है। यानी कि क्या करेगा, 10,000 टोटल शेयर्स थे, 1:2 की रेशियो में शेयर्स इशू करेगा, यानी टोटल 5,000 शेयर्स इशू करेगी ए लिमिटेड अपनी कंपनी के टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। यानी अब जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कितने हो जाएंगे, 1 लाख प्लस 5,000, क्योंकि 5,000 शेयर्स किसके हैं, ए लिमिटेड के, ठीक है। और पोस्ट मर्जर जब ईपीएस आप निकाल रहे हो, अर्निंग्स निकाल रहे हो, वो भी किसकी निकाल रहे हो, ए लिमिटेड की, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होके कितने हो जाएंगे, 1,05,000। यानी जब आप निकालेंगे पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर तो आप लेंगे टोटल अर्निंग्स विच इज़ द पोस्ट मर्जर अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दैट टू आफ्टर मर्जर, यानी कि लेंगे टोटल 1,05,000 शेयर्स, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, यानी कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं ऑफ दी कंपनी आफ्टर दी मर्जर, यानी कंबाइंड लेने हैं, ठीक है। जो ए लिमिटेड के पास ऑलरेडी थे वो शेयर्स भी कंसिडर करने हैं और जो उसने इशू कर दिए टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड वो भी कंसिडर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात थी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि पोस्ट मर्जर एमपीएस क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑल्सो लॉस गेन टू शेयर होल्डर्स और कुछ पॉइंट और हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके रीच कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो अपना, ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हो, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती है वीडियो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाकी का डिस्कशन हम कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।